दोस्तों, आज की तारीख में इंसान की पूरी लाइफ उधारी की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन में फ़र्क इतना होता है कि जब आदमी जॉब कर रहा होता है तो उस लोन को अपने सैलरी से रीपे कर पाए। पर एक एजुकेशन लोन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे वो जॉब नहीं कर रहा होता है और बैंक से वो इस लोन को लेता है। पहले वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करता है, डिग्री मिलने के बाद जब उसको जॉब मिलती है देन वो उसको रीपे करता है। तो आइए एजुकेशन लोन से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, या उन सब माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले चुके हैं या प्लान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। लाइफ आफ्टर कॉलेज विद सुनील मिश्रा में आपका स्वागत है। तो आइए, किस कंडीशन में हमारे लिए वो अच्छा होता है और किस कंडीशन में हमारे लिए बुरा होता है वो हम सभी चीजें देखते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसका जब हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर हो या नॉन गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हो, तो जो एवरेज आता है हमारे पास 1,29,000 पर ईयर की फीस आती है, जिसमें कॉलेज फीस लगभग 80,000 रुपए होती है पर साल की, और जो हमारी हॉस्टल या मेस फीस होती है वो 50,000 होती है। एक्चुअली अगर आप उसी सिटी में रहते हैं तो ये 50,000 आपके माइनस हो जाएंगे, बट अगर आप अपने शहर से निकल के दूसरे सिटी में जाते हैं और अगर हॉस्टल में रहते हैं या हॉस्टल में नहीं रहते हुए भी अगर आप किसी रूम को या बिल्डिंग को रेंट आउट करते हैं तो भी आपको सेम खर्चा आएगा। तो इस खर्चे को आप बिल्कुल मान के चलिएगा। तो जो एजुकेशन लोन लिया जाता है वो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सब चीज़ों के लिए दिया जाता है, सभी कंडीशन शामिल होती है। आइए अब हम इसे लोन कैलकुलेटर के ऊपर जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हम लोगों के द्वारा लोन लिया जा रहा है बेसिकली उसका ईएमआई कितना आएगा, राइट। जैसे अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर 1,29,000 रुपये पर ईयर का भर रहे हैं, और अगर हम लोग किसी टेक्निकल डिग्री के लिए, नॉर्मली 80% से 90% स्टूडेंट आज की तारीख में टेक्निकल डिग्री को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो बीटेक की हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हो, किसी भी चीज़ की हो, टेक्निकल डिग्री आज की तारीख में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर हम लोग पर ईयर की अगर एक साल की फीस 30,000 रुपये अगर हम लोग अपनी जेब से भरते हैं और अगर हम लोग 4 लाख रुपए अगर बैंक से भी लेते हैं, राइट, तो उसका हम एक छोटा सा कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं कि अगर आप टोटल 4 साल के लिए केवल 4 लाख रुपए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं एट द रेट ऑफ 8%, और जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 साल का है। नॉर्मली आज की तारीख में जितने भी टेक्निकल कोर्सेज तो होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और जब आपकी 4 साल बाद जब आपको डिग्री खत्म हो जाएगी तो उसके बाद के जो 5 साल हैं उसमें अगर आप लोन को रिपे करेंगे तो आपकी जो ईएमआई आती है वो लगभग 8,111 रुपये, 8,111 रुपीज आती है। अब आप खुद सोचिए कि अगले डिग्री लेने के बाद जो 5 साल रहेंगे उसमें आप जो लोन की ईएमआई हर महीने आप 8,000 रुपये भरेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जब आप डिग्री ले लेंगे और जो डिग्री की वैल्यू है या जो जॉब की वैल्यू वो आपको कितना रिटर्न कर रही है। अगर वो आपको 15 से 20,000 रुपये रिटर्न कर रही है तो लगभग आपका 50% लोन की ईएमआई में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, और डिग्री करने के बाद आपको लगभग कितने तक की जॉब अवेलेबल होगी। जब तक आप इस कैलकुलेशन को ना करें आप प्लीज लोन के लिए आगे मत बढ़ें। आप हर चीज को सोच के चलें कि आपको लोन किस कंडीशन पे लेना है, किस कंडीशन पे नहीं लेना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप लोन तो ले लेते हैं पर उससे जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक सर्वे चौंकाने वाला मुझे मिला है जिसमें लगभग ये पाया गया है कि जो 27% ग्रेजुएट होते हैं वही अपनी डिग्री से कनेक्ट रहते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 72 बच्चे डिग्री लेने के बाद उस डिग्री से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या तो वो दूसरे किसी क्षेत्र में होते हैं जिससे उनकी डिग्री का कोई लेन देन नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि जिसके लिए आप 4 से 5 लाख रुपए बैंक से आप ले रहे हैं और उस डिग्री का अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा। एक तो आपने लोन लिया, 4 साल आपने उस कोर्स को करा, 4 साल आपने वहां बिगाड़े जिस 4 साल की कोई वैल्यू आपके लाइफ में नहीं है, और जब डिग्री मिल जाती तो उसके 5 साल बाद आप क्या कर रहे हो, टोटल रिपे कर रहे हो। तो एक चौंकाने वाला तथ्य है कि 72% लोग आज की तारीख में अपने डिग्री से कनेक्ट
नहीं रह पाते हैं। चौंकाने वाला सर्वे आप अपने आसपास खुद चेक करते हैं कि किसी बंदे ने अगर इंजीनियरिंग करी है तो आज की तारीख में किसी अकाउंटेंट का काम कर रहा है। आप खुद सोचिए आज की तारीख में अगर पटवारी की भर्ती निकलती है तो एमबीए वाला आदमी भी पटवारी का फॉर्म डालता है, ठीक है। एमबीए वाला आदमी आज की तारीख में स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जिस चीज में उसने डिग्री करी है, जहां पे उसने टाइम दिया है, पैसा दिया है, और उसके बाद भी अगर वो उस काम को नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरिलेटेड टू डिग्री। ये अपने आप में एक सोचने वाली चीज होती है कि जब भी आप किसी कोर्स को सिलेक्ट करें, किसी कॉलेज को सिलेक्ट करें और जब भी आप एजुकेशन लोन लें तो सबसे पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखिए कि आपको वाकई उस क्षेत्र में आगे जाना है कि नहीं जाना है। नहीं तो ये टाइम और पैसे दोनों के लिए अल्टीमेटली वेस्टेज होगा। तो इस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप। तो आइए हम समझते हैं कि जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले इसके 3 बेसिक एडवांटेज मुझे समझ में आए। सबसे पहली बात तो कि यू आर एबल टू पे द हाई फीस। आप जो एक हाई फीस होती है जो कि एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि मीडियम क्लास फैमिली में ऐसा नहीं है कि आप अकेले, आपके भाई बहन भी होते हैं और परिवार के बाकी खर्चे भी होते हैं। उसके अलावा माता पिता इतने कॉलेज का हाई जो ट्यूशन फीस है वो बेयर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये फीस लोन लेना पड़ता है। बट आप किसी भी कॉलेज की फीस को आप आराम से जमा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट। तो यू विल बी पे द हाई फीस ऑफ द कॉलेज। देन सिंपल सी बात है कि जहां माता पिता ने आपको इतने सालों तक पाला पोसा, तो आप आज की तारीख में जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा फील आता है कि नहीं यार, आज की तारीख में हम अपनी जवाबदारियां खुद ले रहे हैं, अपने माता पिता के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं आएगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, राइट। देन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना खर्चा खुद उठाएं, हम खुद ही उस चीज को करें जहां पे हमारे माता पिता काफी सालों तक परेशान रहे, या आपके छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, उनका भी खर्चा अपने माँ बाप को उठाना है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि एक अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए हर आदमी के अंदर। और मैं तो बोलता हूँ कि आज की तारीख में 12-13 साल के बाद बच्चों के अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं आज की तारीख में, राइट, जो कि एक अच्छी बात होती है। अब एजुकेशन लोन से संबंधित जो डिसएडवांटेज हैं, सबसे पहली बात तो कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, आज की तारीख में इंडिया के अंदर देखा जाए तो जो आपका होम लोन होता है लगभग 7.5-8% के आसपास होता है, और आज की तारीख में देखा जाए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एजुकेशन लोन का वो 8.5-9% तक रहता है। डिपेंड करता है वेरी टू वेरी कि किस बैंक में है, किस बैंक में नहीं है। अब जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो आपको एक गारंटर या आपकी प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखना पड़ता है, ठीक है। अगर 4 या 5 लाख का लोन होगा तो गारंटर तो वैसे भी लगेगा, किसी भी लोन के लिए गारंटर तो कंपलसरी होता है। बट अगर ज़्यादा अमाउंट रहता है, जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जहां उनको 40 लाख 50 लाख रुपए भी फीस लगती है, तो उनको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ता है बैंक को। उसके बाद ही बैंक अल्टीमेटली क्या करती है, उसे फाइनेंस करती है। बट इस केस में होता है कि मान लीजिए जब वो बंदा इतने महंगे कोर्स को करता है और महंगे कोर्स को करने के बाद भी अगर वो पर्टिकुलर उस जॉब के अंदर नहीं आता है तो गारंटर का भी नुकसान होता है। वो गारंटर कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं या हमारे परिचित होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मेरे केस में मेरे जो दोस्त के पिताजी थे उन्होंने अपनी गारंटी दी थी, राइट। और अगर मैं लोन को रिपे नहीं कर पाता तो मेरे माता पिता के साथ में जो मेरे फ्रेंड के पिताजी थे उनको भी परेशान करा जाता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये चीज़ें ही हमारी ब्रांडिंग को आगे जाके बताएंगी। देन फिर क्या होता है, एजुकेशन लोन इज स्कोपलेस। अगर आपने लोन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो टोटल 72% बच्चे होते हैं वो अपने डिग्री से रिलेटेड काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर उस केस में आपने एजुकेशन लोन ले लिया, आपका जो स्कोप है वो कम हो जाता है। वो स्कोप इसलिए कम हो जाता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। ये आपको बाद में पता चलता है डिग्री करने के बाद में। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए कि जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं वो वाकई में जिस एजुकेशन को आप ले रहे हैं उसके अंदर स्कोप है कि नहीं है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। आगे जाके आपको एटलीस्ट ईएमआई के बराबर भी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि देखा गया है कि आपकी ईएमआई 10,000 रुपए आ रही है और आपका जॉब ऑफर 8,000 का हो रहा है। तो आप खुद का तो एजुकेशन लोन भर नहीं पा रहे हैं, आप क्या माता पिता को देंगे और क्या अपने फैमिली को देंगे। तो ये चीज भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने पहले लोन ले लिया तो फ्यूचर में जब भी आपको लोन की जरूरत होती है, जैसे चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो आपका सिबिल स्कोर बहुत मायने रखता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को इंडिकेट करती है बैंक के सामने। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा होगा तो बैंक आपको लोन देगी, सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। सिबिल स्कोर से संबंधित चीजें आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है, उसकी रैंकिंग कहाँ से अच्छी होती है, कहाँ गुड कहाँ बैड। 700 के ऊपर जितनी भी सिबिल स्कोर होते हैं वो मान्य होते हैं और उन्हें लोन दिया जाता है, राइट।
पर मान लीजिए कि डिग्री करने के बाद अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर क्या हो जाएगा, कम, और भविष्य में जब भी आपको फर्दर लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ब्लैक लिस्टेड हो चुके होंगे, जहां पे आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि जो आप फ्यूचर पर्पस में उसे यूज नहीं कर पाते हैं। अब देखा जाए एजुकेशन लोन है वो मेरी नज़र में क्या है, तो दोस्तों आज की तारीख में जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये बोलता है कि जो लोन लेना चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन के लेवल पे ना लेते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या हायर स्टडी के लेना चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर लोन ले लेते हैं तो आप फर्दर हायर स्टडी या जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसके लिए आपका चांसेस रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप लोन के साइकिल में आ जाएंगे और आप अपने फोकस को खत्म करते हुए आगे जो आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं आप उस स्टडी को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि ग्रेजुएशन के लेवल पे आप उसे मैनेज करें। अगर आपको लोन लेना है तो आप पीजी लेवल या हायर लेवल पे ले, वो ज़्यादा अच्छा, जिससे आपका फोकस डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और आपके करियर के अंदर आपके पास हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप लोन लेते हैं और जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होती है और 6 महीने बाद अगर आपका जॉब लगे नहीं लगे, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं होता है। आपको बकायदा आपको उसको रीपे करना होता है। आप अपने ड्रीम को भी छोड़ना पड़ता है। आपको केवल वही जॉब करनी पड़ेगी जो आपको पैसा ज़्यादा देगा। वो जॉब शायद आपके लिए मायने नहीं रहेगी जिसमें आपको खुशी मिल रही है। तो जहां आप ईएमआई के साइकिल में आएंगे, रीपेइंग के साइकिल में आएंगे, आप अपने ड्रीम से हट जाएंगे और अपने फोकस से हट जाएंगे और एक स्टक हो जाएंगे आप पेमेंट के अंदर, रीपेमेंट के अंदर, राइट, जिसकी वजह से आप जॉब भी स्विच करेंगे केवल के मनी के लिए, ना कि आपके इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे ही आप रीपेमेंट के साइकिल में आएंगे आपका फोकस चेंज हो जाएगा। जी हाँ, आप जिस वैल्यू को डिलीवर करना चाहते हैं, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस एरिया में जाना चाहते हैं, जिस लोकेशन में जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देंगे और आप अपने मनचाहा काम नहीं कर रहे होंगे। और लाइफ में वही, जब आप अंतिम समय आएगा तो वही हमारे मन के अंदर रहेगा कि काश मैंने वो काम कर लिया होता। तो ये चीज़ ना सोचें, थोड़ा सा इस चीज़ को कैलकुलेट करें। जब भी आप लोन लें तो सबसे पहले आप रिस्क को कैलकुलेट करें। ठीक है, कि जब आप डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री की क्या वैल्यू है और आपके वाकई में उस डिग्री के अंदर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा कैलकुलेशन है कि लगभग आपकी जो डिग्री, जो जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं, राइट, तो जो लोन की ईएमआई वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, मतलब कि अगर आपकी सैलरी ग्रेजुएशन के बाद अगर 50,000 की होती है तो 10,000 आपका मैक्सिमम ईएमआई आना चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आपका मैक्सिमम ईएमआई आता है या 20% से ज़्यादा अगर ईएमआई ज़्यादा आता है तो ये सोचने वाली बात होती है कि आप बाकी खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जैसे ही जॉब लगती है फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, और जैसे ही जॉब लगती है 1 या 2 साल बाद माता पिता का भी फोर्स आने लग जाता है कि शादी करनी है, तो एक नई फैमिली भी हम लोग क्रिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में आप इस चीज़ को जरूर कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं तो आगे जाके आपकी पारिवारिक लाइफ बिल्कुल हेल होने वाली है, क्योंकि आप या तो बैंक, आप अल्टीमेटली आपके लिए नहीं कमा रहे हैं, आप बैंक के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, और मेरी नज़र में बेटा कोई भी लोन गुड नहीं होता है। आप कोशिश करें कि लोन ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा है हमारे पास आज की तारीख में, जो कि अनरिलेटेड टू डिग्री है, जो सर्वे बोलता है कि 72% लोग आज की तारीख में अपनी मनचाही डिग्री नहीं कर रहे होते या उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को चेक करिए, उसके बाद ही आप लोन लीजिए। और जब भी आप लोन लेने जाएं बैंक में, आप जरूर इन सब चीज़ों को चेक करें। लोन कैलकुलेटर पर जाके चेक करें, डिग्री की आगे 4 साल बाद क्या वैल्यू होने वाली है उस चीज़ को चेक करें। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप उसे जरूर चेक करें। उसके बाद इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करके कि आपके सैलरी का मैक्सिमम 20% ही आप लोन की ईएमआई में दें। इससे ज़्यादा प्लीज़ आप लोन ना लें। तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप लोन लें बहुत सोच समझ के लें। क्यों? इसमें आपकी खुद की भी ब्रांडिंग होती है, माता पिता की भी और गारंटर की भी ब्रांडिंग जुड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई में वैल्यूएबल लगा हो तो इस चीज़ को जरूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।